हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जो करंट अफेयर डेली न्यूज़ है उसको हम डेली डिस्कस करते हैं। तो अब मैंने सोच लिया है कि आप सभी को जो वीडियो होगा, जिस डेट का होगा, जैसे 7 अक्टूबर है आज, 7 अक्टूबर का शाम को 7 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाया करेगा और आप सभी देख पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि डेली का डेली आप सभी को वीडियो टाइमली मैं अवेलेबल करवा पाऊँ, ताकि आप सभी की टाइमिंग बन सके और आप सब अपने निर्धारित टाइम से पढ़ाई कर सकें और करंट अफेयर का रिवीजन भी कर सकें। तो सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ है आज की डेली करंट अफेयर में 7 अक्टूबर की, माइक्रोबायोम अनुसंधान के संबंध में मिथक। माइक्रोबायोम अनुसंधान काफ़ी 2 दशकों से चल रहा है, लगभग 2 दशकों से चल रहा है और इसमें काफ़ी सारी कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसलिए ये जो माइक्रोबायोम का जो अनुसंधान है, इसके विषय में जो जानकारियां हैं कुछ अलग से मिली हैं। इनके लिए कुछ ऐसे रिसर्च किए गए हैं जिनके विषय में हमें जानकारी लेनी चाहिए और कुछ भयावह बीमारियां भी जिससे होती हैं और उनके बारे में भी जानकारी यहाँ से हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर क्या है। माइक्रोबायोम अनुसंधान सूक्ष्मजीव फार्मिक्यूट्स और बैक्टेरोइडेट्स फाइलम के संबंध में मिथक हैं कुछ। मेंस के लिए माइक्रोबायोम अनुसंधान के संबंध में मिथक। शारीरिक कार्यों के साथ में माइक्रोबायोम का संबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, रोजमर्रा की जिंदगी में अनुप्रयोग और प्रभाव है नैनो तकनीकी या नैनो प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता किस प्रकार से माइक्रोबायोम के विषय में हम जागरूकता कैसे रख सकते हैं, इसके विषय में जानकारी दी गई। तो सबसे पहले चर्चा का विषय है माइक्रोबायोम अनुसंधान में 2 दशकों से लगभग इस पर अनुसंधान चल रहा है लगातार और लगभग कुछ भी इसमें कोई विशेष नहीं निकल पा रहा है, इसका कोई रिजल्ट। स्थानीय विषय एक ऐसा विषय बन गया है जो स्थानीय रूप से इसको लगातार इस पे चर्चा चल रही है। पूरे विज्ञान में सबसे चर्चित विषय के रूप में बना पड़ा है। मानव आंत के भीतर माइक्रोबियल इंटरेक्शन होती है और उसकी गतिविधियां व्यापक शोध और चर्चा का विषय रही हैं। माइक्रोबियल इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है, इसके विषय में और व्यापक जो चर्चा का विषय रही हैं, इन पर शोध इस विषय में शोध चल रहा है। प्रचलित मिथक धारणाओं के विपरीत हाल के आकलन के मानव माइक्रोबायोम की जटिलता पर प्रकाश डाला है, जो कुछ व्यापक रूप से माने जाने वाले दावों को चुनौती देती है। जो कुछ व्यापक दावे किए जाते हैं कई सारे संगठनों के द्वारा, उनसे संबंधित जो केंद्रीय चुनौतियां हैं, उनके विषय में व्यापक ये चुनौतियां पेश करती हैं। और केंद्रीय बजट में हमारे भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए 1660 करोड़ रुपए जो इसको आवंटित किया गया था, ताकि इस पर रिसर्च हो सके, अनुसंधान किया जा सके और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाए जा सकें। मानव की आंत में जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं, उनके विषय में रिसर्च करने के लिए, बायोटेक के विषय में रिसर्च करने के लिए, कि ताकि कि जो जैसे ट्रांसप्लांटिंग होता है और हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, इन सब के बारे में जानकारियाँ मिल सकें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अधिक से अधिक व्यापक जानकारियाँ मिल सकें। माइक्रोबायोम है क्या, एक परिचय उनके बारे में जानते हैं। माइक्रोबायोम सूक्ष्मजीवों जैसे कवक, बैक्टीरिया और वायरस के इत्यादि का एक ऐसा समुदाय होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, ना हम वातावरण में रहने के बावजूद हम उसको देख नहीं पाते, या तो फिर हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करें जिससे हम उसको देख पाएंगे। वाटर में हमारे अवेलेबल रहता है। मनुष्यों में इस शब्द का प्रयोग अक्सर उन सूक्ष्मजीवों के वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शरीर के किसी भी विशेष भाग, जैसे त्वचा या जठरांत्र, जैसे त्वचा में कहीं पर पाया जाता है, पसीना आता है तो महक आती है,
ऐसे जगह मतलब कहीं-कहीं माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो जठरांत्र मानव मल में भी पाया जाता है। सूक्ष्मजीवों के ये समूह गतिशील होते हैं और व्यायाम, आहार और दवा अन्य जोखिम कई पर्यावरणीय कारकों की प्रतिक्रिया द्वारा उन्हें बदलाव होता है इनमें। मानव शरीर में माइक्रोबायोम के संबंध में मिथक क्षेत्र की आयु भ्रम या माइक्रोबियम अनुसंधान एक अपेक्षाकृत नया विषय है। क्योंकि ये नया विषय है इसलिए इस पर पैसा भी ज़्यादा लगेगा और अनुसंधान भी मतलब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च अधिक मात्रा में और समय भी इसमें अधिक लगेगा। एस्केरिया कोली और बिफिडोबैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया के लाभों का वर्णन यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि मतलब पहले अनुमान लगाया गया था कि ये दोनों जो एस्केरिचिया है और बिफिडोबैक्टीरिया है, ये इनसे हमें लाभ होगा। 19वीं-20वीं सदी में ही इनकी शुरुआत हो गई थी। इनकी उत्पत्ति माइक्रोबायोम शब्द का उपयोग वर्ष 2001 में लोकप्रिय होने से पहले ही किया गया था और इस क्षेत्र में जोशुआ लेडरबर्ग जो एक वैज्ञानिक हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि उन्होंने इनका नामकरण किया था वर्ष 2001 में। इस शब्द का प्रयोग वर्ष 1988 में रोगाणुओं के एक समुदाय का वर्णन करने के लिए किया गया था। मिथक माइक्रोबायोम के आकार से संबंधित हैं। कुछ मिथक हैं जो गलत धारणाएं भी हैं जो इससे संबंधित हैं। मानव अवशिष्ट माइक्रोबियल कोशिकाओं की वास्तविक संख्या लगभग मानव अवशिष्ट में 10 से मतलब 1010 से 1012 प्रति ग्राम मानव माइक्रोबायोटा का वजन लगभग 200 ग्राम है। माँ से शिशु तक प्रसार होता रहता है इनका। सूक्ष्मजीव खतरनाक होते हैं। सूक्ष्मजीव देखो कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि बीमारियां सूक्ष्मजीवों और हमारी कोशिकाओं के बीच अवांछनीय अंतःक्रिया के कारण होती हैं। कभी-कभी ज़्यादा भोजन करने से, कभी-कभी कम भोजन मतलब भोजन ना मिलने से, कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही तरह का भोजन लगातार खाने से ऐसी ऐसी विशेष जो समस्याएं होती हैं तो हमारे शारीरिक जो कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं में अंतःक्रियाएं चलती रहती हैं। शरीर के बॉडी में कई सारे मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं चलती रहती हैं उनसे कई सारे बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। कहता है लेकिन कोई सूक्ष्मजीव या उसका मेटाबोलाइट अच्छा है या बुरा है उसके संदर्भ पर निर्भर करता है कि मतलब वो सही है या गलत है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो खाने को हजम करते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं वही हजमे को खराब कर देते हैं और जिससे कई बीमारियां भी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल नामक बैक्टीरिया की एक प्रजाति है। अधिकांश मनुष्यों के आजीवन उसके शरीर में बिना किसी रोग के संक्रमण के होती है और जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो यह जो बैक्टीरिया होता है सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और उनको समस्या उत्पन्न करता है। फर्मिक्यूट्स बैक्टीरोसाइड्स बैक्टीरोइडेट्स अनुपात यह मिथक भी है और कि मोटापा बैक्टीरिया के दो फाइला फर्मिक्यूट्स और बैक्टीरोइडेट्स के अनुपात के कारण होता है। इस मिथक के साथ यह समस्या है कि इसके प्रभावों पर विश्वास के साथ टिप्पणी करना जटिल है क्योंकि फाइला का स्तर बहुत व्यापक है। जो फाइला है एक तो फाइला ये दो प्रकार का है, फर्मिक्यूट्स और बैक्टीरोइडेट्स, ठीक है। इनकी जो समस्या है व्यापक है। फाइलम किसी सजीव में पाया जाने वाला एक समूह है और जीवों को वर्गीकृत करने के अवरोही क्रम में जीव जगत में विभिन्न संघ शामिल होते हैं। जैसे फाइलम में के कई वर्ग होते हैं जैसे क्रम, परिवार, वंश और अंतः प्रजातियां भी होती हैं। सूक्ष्म जीवों की कार्य क्षमता और अतिरिक्त सभी रोगाणु कार्यात्मक रूप से अनावश्यक नहीं है। माइक्रोबायोम के भीतर कई कार्य प्रजातियों के लिए विशिष्ट होते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि विभिन्न रोगाणु वास्तव में कार्यात्मक रूप से अनावश्यक होते हैं। कई सारे होते हैं अनावश्यक, ऐसा तो होगा ही। हालांकि मानव माइक्रोबायोम में विभिन्न बैक्टीरिया कुछ सामान्य किंतु महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कई कार्य कुछ प्रजातियों के संरक्षण गए हैं। अनुक्रमण में पूर्वाग्रह माइक्रोबायोम अनुसंधान अनुक्रमण पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। अर्थात जो अनुक्रमण है मतलब इसमें अनुसंधान किया जा रहा है पूरी तरह से निष्पक्ष है नहीं। कोई भी ऐसा रिजल्ट अभी तक निकला नहीं है जिससे कि कुछ मतलब जानकारी मतलब ठोस जानकारी मिले।
मानव माइक्रोबायोम का शारीरिक कार्यों से जुड़ाव, पाचन, स्वास्थ्य और पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट जो फाइबर और अपची भोजन होता है उसको पचाते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली विनियमन, निकटता से इनका संपर्क है। कहाँ से? प्रतिरक्षा तंत्र से इनका निकटता से संपर्क है। और एक अच्छी तरह से संतुलित माइक्रोबायोम प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने से अनुचित प्रक्रियाओं को रोकने, संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है, मदद प्रदान करता है। चयापचय भोजन, चयापचय स्वास्थ्य एवं वजन विनियमन, मतलब जो आप भोजन करते हैं उसकी जो पाचन क्रिया है और आपके जो मोटापा है, वजन की है, उससे संबंधित विकारों से जुड़ी हुई समस्याएं कुछ होती हैं, उनको भी कुछ रोगाणु भोजन के चयापचय, ऊर्जा निष्कर्षण, वसा भंडारण को प्रभावित कर सकते हैं। अतः इससे शरीर का वजन स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क कार्य, ये भी हो सकता है। आंत माइक्रोबायोम तंत्रिका संचारक का उत्पादन करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ संपर्क स्थापित करके मस्तिष्क कार्य, व्यवहार एवं चिंता, अवसाद और तनाव जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को प्रभावित कर सकती है। आंत का माइक्रोबायोम जो है वो इतने सारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। और मना स्थितियाँ जो व्यक्ति के अंदर कई सारी अलग अलग इफेक्ट होते हैं, प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये सब मतलब उत्पन्न कर सकता है। मेंस के प्रश्न है, एक 2021 में पूछा गया है, दूसरा 2019 में पूछा गया है। अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकासात्मक उपलब्धियां क्या हैं? ये उपलब्धियां समाज के गरीब वर्गों के उत्थान में किस प्रकार मदद करेंगी? अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकासात्मक उपलब्धियां क्या हैं? जो भी उपलब्धियां हैं जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो भी उपलब्धियां हैं, विकासात्मक कार्य जो भी किए जाते हैं, जो भी मतलब अनुसंधान किया जाता है, ये उपलब्धियां समाज के गरीब वर्गों के लिए किस प्रकार से लाभदायक हो सकती हैं, उनके उत्थान में किस प्रकार से कार्य कर सकती हैं, इनके बारे में हमें मतलब लिखना है। जैसे गरीब वर्गों के, अब जैसे किसी का हार्ट खराब हो गया, अब उसका बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रांसप्लांट अगर करना है तो किसी गरीब के लिए तो इतना सक्षम है नहीं, ताकि उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है, सरकार उसके लिए आयुष्मान योजना भी चलाती है, उसके लिए सरकार कई सारे मतलब कार्य भी करती है। तो इस प्रकार गरीबों का उत्थान हो सकता है, बायोटेक इस मतलब प्रकार से कार्य मतलब आ सकती है, काम में लग सकती है और बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में किस प्रकार मदद कर सकती है? ये प्रश्न पूछा गया 2019 में। जैव प्रौद्योगिकी वर्तमान में ड्रोन चल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा हैं और वर्तमान में बायो जो आपके जो बायो खाद आते हैं और बायोलॉजी से संबंधित कोई कई जो टॉलरेंस प्रजातियां हैं उनको भी विकसित किया जाता है, वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही। और कई सारी जो जैसे सुपर राइस है, इन सब का जो विकास हो रहा है, इन सभी में बायोटेक्नोलॉजी का ही मतलब कहीं न कहीं उपयोग करके ही इनकी जो प्रोडक्टिविटी है और उनकी जो गुणवत्ता है, इनको बढ़ाया जा रहा है लगातार। हेट स्पीच एक मुद्दा हमारे सामने आया। हेट स्पीच क्या होता है, इसको हम समझेंगे। प्रीलिम्स के लिए भाषण की स्वतंत्रता, जन प्रतिनिधित्व, आरपी अधिनियम 1951 और हेट स्पीच, ये मुद्दे हमारे सामने हैं। मेंस के लिए हम संसद और राज्य विधानमंडलों की संरचना, कामकाज का संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार, इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, इन पर हम डिस्कस कर सकते हैं। चर्चा में क्यों है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच न्यू के हालिया विश्लेषण से पता चला है कि भारत में बड़ी संख्या में सांसदों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले दर्ज हैं। अर्थात वर्तमान में जो कई बार हम सांसद में देख रहे हैं कि हालिया मतलब पार्लियामेंट में कभी-कभी बिना चर्चा के ही जो हमारी मीटिंग्स होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और कई हेट स्पीच जैसे मतलब कोई ऐसे भाषण होते हैं जो नफ़रती होते हैं, कोई ऐसे खड़ा हो जाता है। अभी हाल में मतलब पिछली में चर्चा चल रही थी कि वो शायद लोग कुर्सियाँ उठा के मतलब फेंकने लगे थे एक-दूसरे के ऊपर। ऐसे-ऐसे जो मुद्दे हमारे सामने आते हैं तो नफ़रती भाषण और लोग मतलब ऐसे कई सारे मुद्दे रहते हैं।
इनके खिलाफ हेड स्पीच मतलब होना चाहिए। और 107 कुल 107 सांसद हैं और विधायक हैं जिनके खिलाफ ऐसे मामले जो हैं दर्ज हैं। ऐसे निष्कर्ष सत्ता में पदों पर बैठे लोगों के नैतिक आचरण की आवश्यकता को उजागर करते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, लोगों की नैतिकता को, व्यवहार को, उनके बर्ताव को, उनके कर्तव्य को उजागर करते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ, ऐसे भी लोग ऐसा भी करते हैं। जो नेशनल इलेक्शन वॉच है नेशनल इलेक्शन वॉच है जो नेशनल इलेक्शन वॉच और वर्ष 2002 से शुरू हुई एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। ये 1200 से अधिक इसमें गैर सरकारी संगठन और जो एडीआर है, एडीआर एक नॉन भारतीय गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें इसकी शुरुआत जो है 1999 नई दिल्ली में करी गई थी। हेड स्पीच का परिचय देखते हैं इसमें, इसके बारे में क्या होता है हेड स्पीच। भारत के विधायक की 267वीं रिपोर्ट घृणास्पद भाषण को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन अभिविन्यास, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के अन्य कई परिभाषित व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ नफरत भाषण उकसाने वाले बोलचाल, मतलब किसी को उकसाना, किसी के खिलाफ उकसाना, किसी को दूसरे के खिलाफ भड़काना, मतलब किसी व्यक्ति को किसी सामने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मतलब कुछ ऐसी बातें कह देना जिससे वो दूसरे पर टूट पड़े। ऐसे जो बातें होती हैं, भाषण होते हैं, ये ऐसा मामले जो होते हैं आते हैं हेड स्पीच के अंतर्गत। भाषण का संदर्भ निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण यह है कि नफरत फैलाने वाला भाषण है या नहीं। अच्छा, कभी-कभी होता है ऐसा, किसी की पॉजिटिविटी में लोग ऐसा करते हैं। कभी-कभी यही जो पॉजिटिविटी में जो लोग कर रहे होते हैं, वही हेड स्पीच के अंतर्गत आ जाता है और ऐसा भाषण बन जाता है जिससे कि कई सारी हानि हो जाती है। यह नफरत, हिंसा, भेदभाव और असहिष्णुता को उकसाकर लक्षित व्यक्तियों और समूहों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समाज को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इससे समाज छूटा नहीं रह सकता है। समाज भी इससे हानि उठाएगा और उठाता है, हमेशा से उठाता रहा। भारत में हेड स्पीच की कानूनी स्थिति है मजबूत है, परंतु लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। भाषण की स्वतंत्रता, हेड स्पीच आर्टिकल 19 क्लॉज़ 2 में कहा गया है, ऐसा बताया गया है कि जो जैसे हेड स्पीच जैसे शब्द हैं, उन पर प्रतिबंध है, लेकिन उनका दुरुपयोग भी होता है। इनका उपयोग करके लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं। संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा जैसे विदेशी महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्था, गरिमा, नैतिकता, ऐसे अवमानना, मानहानि, किसी अपराध को भड़काने के हित में प्रतिबंधों की अनुमति है। प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसके साथ-साथ लोग नहीं मानते। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 ए और 153 बी दोनों समूहों के बीच शत्रुता और झगड़ा उत्पन्न करने वालों को दंडित करना। आईपीसी की धारा कहती है कि किसी भी दो समूहों के बीच अगर ऐसा होता है, हेड स्पीच जैसा कोई मुद्दा आता है, तो उनको दंडित करने का पूरा अधिकार है, उनको दंडित करना चाहिए। आईपीसी की धारा 295 ए भी कहता है कि दंडात्मक कृत्यों से संबंधित जो जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से एक वर्ग के व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, वो भी इसके अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही के अंतर्गत आते हैं। धारा 505(1) और धारा 505(2) दोनों ही ऐसे ही मुद्दे हैं, जैसे कि ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध मानना जो विभिन्न समूहों के बीच दुर्भावना, मतलब ऐसी सामग्री हो या कोई व्यक्ति हो या कोई ऐसा कोई पब्लिश करता हो कि कोई ऐसी चीज़ पब्लिश कर रहा है धारा 505(1) और 2 के तहत कि जो भड़काऊ भाषण है या उकसाने वाला है किसी को, तो ऐसे लोगों के बीच मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। जनप्रतिनिधित्व आरपीए एक्ट 1951 यही कहता है। आरपीए एक्ट की धारा 8 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवैध उपयोग के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकता है। आरपीए एक्ट ये कहता है, धारा 8 कहती है कि जो भी व्यक्ति अगर ऐसा भाषण देता है कि उकसाने वाला, किसी को भड़काने वाला, तो उसके खिलाफ मतलब उसको चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। आरपीए की धारा 123 3A और 125 दोनों ही चुनाव के संदर्भ में नस्ल, धर्म, समुदाय, जाति, भाषा के आधार पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता अथवा घृणा की भावनाओं को मतलब उन पर भी रोक लगाता है कि लोग ऐसे घृणात्मक भाषण ना दे सकें, ऐसे उकसाने वाले भाषण ना दें। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी
अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति को लक्षित करने वाले घृणास्पद भाषण पर प्रतिबंध लगाता है। नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 या मौखिक अथवा लिखित दोनों, मतलब कोई लिखित भाषण मतलब लिखित पब्लिश करे या कोई मौखिक भाषा में बोल दे, तो या तो जैसे अस्पृश्यता को उकसाने एवं प्रोत्साहित करने वाले ऐसे लोगों पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। घृणास्पद भाषण से संबंधित न्यायिक मामले, कुछ न्यायिक मामले हैं। शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ का मामला है 2022 का ही हाल ही। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि विचार और बंधुत्व की भावनाओं को स्थापित करने के लिए स्वयं कार्रवाई कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही अगर मामला कहीं पर दर्ज नहीं होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है। प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ 2014 का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने नफरत हेट स्पीच को दंडित नहीं किया क्योंकि भारत में किसी भी कानून में मौजूद नहीं है। क्योंकि देखिए, नफरती भाषण देना या हेट स्पीच का मुद्दा भारत के संविधान में कहीं भी अगर मतलब लिखा नहीं गया है, उसको अंकित नहीं किया गया है, तो विधि आयोग इस मुद्दे से मतलब निपटाए। ऐसे मुद्दों को विधि आयोग को निपटाना चाहिए। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 का मामला। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्र भाषण और व्यक्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(a) के बारे में मुद्दे उठाए गए थे, जहां न्यायालय ने चर्चा, वकालत और उत्तेजना के बीच अंतर किया। मतलब चर्चा, वकालत तथा उत्तेजना, इन तीनों के बीच में न्यायालय ने मतलब अंतर कर दिया था कि क्या क्या होगा, इसके मानदंड निर्धारित कर दिए और पहले दो अनुच्छेद 19(1) का सार थे। हेड स्पीच के मुद्दों में प्रभावी ढंग से उजागर करना, हेड स्पीच के परिणामों के बारे में शिक्षा और जागरूकता बढ़ावा देंगे तभी हम हेड स्पीच के मुद्दे कम हो सकते हैं। विधायकों के लिए आचार संहिता स्थापित करना, लागू करना, हेड स्पीच सांसदों के लिए राजनीतिक जिम्मेदारी को ठहराना। निष्कर्ष में क्या देख सकते हैं? सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के बीच नैतिक आचरण की तत्काल आवश्यकता है। हेड स्पीच दूरगामी परिणाम होते हैं जो सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत कल्याण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना और कानून को मजबूत करना और आचार संहिता लागू करना देश में सहिष्णुता, सम्मान एवं जिम्मेदार शासन की संस्कृति को बढ़ावा देने में आवश्यक कदम है। मतलब जो हेड स्पीच है, ऐसे मुद्दों को कम करने के लिए जो समाज है उसको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे सांसद हैं और जो हमारे विधायक हैं, इन सबको ऐसी सोच मतलब रखने से या ऐसा भाषण देने से रोकना, इन पर प्रतिबंध लगाना, इनके चुनाव पर प्रतिबंध लगाना, ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने से प्रतिबंधित कर देना इत्यादि मुद्दे मतलब ऐसे कार्य मतलब किए जा सकते हैं ताकि ये भाषण ना आ सकें। अगला मुद्दा है हमारा, हेमनद झील के फटने से सिक्किम में बाढ़ आ चुकी है। ऐसा माना गया, हेमनद झील के फटने से सिक्किम में बाढ़ आ चुकी है। हेमनद झील के फटने से सिक्किम में बाढ़, तीस्ता नदी और भारतीय हिमालयी क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और हिमस्खलन। मेंस के लिए है GOF के लिए जिम्मेदार कारक और जोखिम को कम करने के उपाय, महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं। वर्तमान में एक चीज़ बहुत अच्छे से मतलब बहुत सामान्य सी बात है देखने को मिल रही है, कहीं वर्षा ज़्यादा हो जा रही है तो कहीं वर्षा कम होती है। लगातार कहीं बारिश बहुत ज़्यादा घमासान बारिश हो जा रही है तो कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। लगातार किसी क्षेत्र में लगातार कंटिन्यूटी बारिश की भरमार होती है, कभी कभी कहीं कहीं सूखा पड़ता है, कहीं कहीं नदियों में पानी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नदियों में आसपास के इलाके मतलब डूबने लगते हैं। तो ये सभी जो मुद्दे हैं, एक तरह से सिक्किम में भी देखने को ऐसा ही कुछ मुद्दा मिलता है। सिक्किम ने हाल ही में हेमनद झील के फटने से बाढ़, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड, ग्लोफ का अनुभव किया। राज्य के उत्तर पश्चिम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दक्षिण लोनाक झील एक हेमनदी झील है जो लगातार बारिश के परिणामस्वरूप अनियंत्रित होकर बाढ़ का कारण बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पर जो दक्षिण लोनाक झील है, यहाँ से जब
बारिश का पानी बढ़ा तेज़ी से, तो जो तीस्ता नदी है उसमें भी बाढ़ आ गई। और वहाँ से जो सिक्किम का राज्य प्रबंधन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, यहाँ की रिपोर्ट आई है कि यहाँ के 4 जिलों में मंगन, गंगटोक और पाक्योंग और नामची, ये 4 जिले प्रभावित हो चुके हैं। और इस बाढ़ के चलते सिक्किम में चुंगथांग हाइड्रो बांध तीस्ता नदी पर भी टूट गया है, जिससे समग्र स्थिति प्रभावित हुई है। ये जो बांध का नाम है, ये जो यूपीपीसीएस है, ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सिविल सेवाओं में भी पूछा जा सकता है कि इसका वो दे देगा ऑप्शन कि निम्नलिखित में से किस नदी पर ये बांध किस नदी पर था, या सिक्किम में बाढ़ के समय कौन सा बांध मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बांध टूट गया था। तो इसका नाम भी बड़ा थोड़ा सा अजीब है, चुंगथांग हाइड्रो बांध। तो ये टूट गया है तीस्ता नदी का, तो जिससे प्रभावित है। ये न्यूज़ है, आर्टिकल में छपा था। ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ ये है क्या? दरअसल में ग्लेशियल झील विस्फोट ये एक प्राकृतिक आपदा सी है। देखिए, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड एक संभावित रूप से विनाशकारी बाढ़ है। मतलब अचानक से कहीं पर इकट्ठा हुए रेत के कण, बालू के मलबा और कंकड़ पत्थर जो भी इकट्ठा हुए हैं, अचानक से वहाँ से हटा और तेज़ी से बाढ़ आई और तहस-नहस करती हुई चली गई। अब एक जगह पे अगर कहीं पर भी जल इकट्ठा है और वहाँ से कहीं अगर बाँध टूट जाए, कहीं अगर मलबा इकट्ठा हो, वहाँ से हट जाए, तो कितनी भयंकर मतलब बाढ़ आ सकती है, सोचा नहीं जा सकता। मजबूत मिट्टी के बांधों के विपरीत ये मोराइन बांध अचानक विफल हो सकते हैं, जिससे अल्पकाल से लेकर कई दिनों तक भारी मात्रा में मतलब जड़ छोड़ा जा सकता है, जिससे निचले क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। जब एक स्थान पर कायदे मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो नदियों में बाढ़ आती है। वाटर को रोका जाता है, रोकने की भी सीमा होती है अपनी। जब अधिक से अधिक लिमिट पार हो जाती है, तो क्या होता है, सीधी-सी बात है, पानी तो छोड़ा ही जाएगा, तो आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ आएगी। इसी से प्रभावित हो रहे हैं। हिमालयन क्षेत्र ऊँचे पहाड़ों के साथ विशेष रूप से ग्लोफ के प्रति संवेदनशील है। ग्लोफ जो है, ग्लोबल क्या कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इससे संबंधित जो हिमालयन क्षेत्र है अपना, ऊंचे पहाड़ों से काफ़ी ऊंचाई है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से जो वो होती हैं मतलब इसका जो हिमालयन क्षेत्र है, तो ग्लोफ के प्रति संवेदनशील है इसलिए क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ तो जमी हुई है, और जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो कहीं न कहीं तो इकट्ठा होगा, वाटर तो निकलेगा, और जब बारिश भी वहाँ पर हो जाती है तो दोगुनी बाढ़ हो जाती है। जैसे बारिश भी हुई और ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तो लगातार पानी तो ज़्यादा हो ही जाएगा। जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, बाढ़ आएगी नदियों में। बढ़ते हुए वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन ने सिक्किम हिमालय ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है। इस क्षेत्र में खाली सिक्किम में ही नहीं, हिमालयन क्षेत्र में ही नहीं, दुनिया में जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, विश्व के जितने भी ग्लेशियर हैं, वो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिघल रहे हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में 300 से अधिक हिमनद झीलें हैं, जिनमें से 10 को बाढ़ के प्रति संवेदनशील माना गया है। 300 से ज़्यादा झीलें हैं सिक्किम के आसपास में, लेकिन उसमें से 10 जो हैं ऐसी बाढ़ ला सकती हैं, ग्लोब जैसी, कई कारणों से शुरू हो सकता है, जैसे भूकंप, अत्यंत भारी वर्षा, बर्फीले हिमस्खलन हो जाता है तब भी ये आ सकती है। ग्लोब के दौरान अधिकतम प्रवाह 15,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण के अनुसार दर्ज किया गया है। तो मतलब वहाँ पर जो पानी वाटर छूटा है वहाँ से, तो 15,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की दर से छूटा है। दक्षिण लोनाक झील ग्लोब के लिए संवेदनशील है। देखते हैं उत्तरी सिक्किम में दक्षिण लोहनक झील समुद्र तल से लगभग 5,200 मीटर ऊपर स्थित है। वैज्ञानिकों ने पहले चेतावनी दी थी कि झील का विस्तार वर्षों से हो रहा है, संभवतः इसके सिर पर बर्फ के पिघलने से, विशेष रूप से वर्ष 2011 से 6.9 तीव्रता के भूकंप सहित भूकंपीय गतिविधियों ने इस क्षेत्र में ग्लोफ जोखिम को बढ़ा दिया है। वर्ष 2016 में सिक्किम
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हितधारकों की दक्षिण लोनक झील से अतिरिक्त निष्कासित करने के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरू की थी। दूरदर्शी नवप्रवर्तक सोनम वांगचुक ने इस प्रयास का नेतृत्व किया और झील से जल निष्कासित करने के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन HDPE पाइप का प्रयोग किया। इस पहल ने सफलतापूर्वक झील के पानी की मात्रा को 50% कम कर दिया, जिससे जोखिम कुछ हद तक कम हो गया। हालांकि माना जाता है कि हालिया त्रासदी झील के आसपास के हिमाच्छादित क्षेत्र से उत्पन्न हिमस्खलन के कारण हुई है। ये हिमस्खलन कई जगह उत्तराखंड में खूब देखने को मिलता है। अभी पिछले साल हो रहा था उसमें केदारनाथ में, ये सारी चीज़ें खूब देखने को मिलती है। अभी एक उत्तराखंड में वो जो हुआ था, याद नहीं आ रहा, वहाँ पे तो वो भी ऐसा ही कुछ था। हिमस्खलन के कारण वहाँ पे रोड और घर लोगों के काफ़ी सारे जो टूट गए थे, भूकंप आया था वहाँ पे। तो भूकंप की भी घटनाएं बढ़ रही हैं, हिमस्खलन भी बढ़ रहा है। भारत में हाल ही में ग्लोब घटनाएं जून 2013 में उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई, चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया और मंदाकिनी नदी में विस्फोट हुआ। अगस्त 2014 में लद्दाख के ग्या गांव में हिमानी झील के आवेग से बाढ़ आई। फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में अचानक से आने वाली बाढ़ का कारण ग्लोब को माना गया। ग्लोब्स के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक कदम कौन से उठाए गए हैं? हेमना झील की निगरानी करनी चाहिए और उपग्रह इमेजरी रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है कि जैसे ही अगर ऐसे बांधों का उपयोग जैसे ही ऐसे बांधों में पानी ओवर होता है तो उसका नियंत्रण किया जाए। प्रारंभिक चेतावनियाँ प्रणालियाँ भी विकसित करी जा रही हैं। इसके अलावा इसे बाढ़ सुरक्षा उपायों के पूरक करने की आवश्यकता है, जैसे कि बाढ़ आबादी वाले क्षेत्र, जहाँ पर बाढ़ आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ से या तो लोगों को कहीं दूसरी जगह विस्थापित किया जाए और या तो ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाया जाए, या तो वहाँ से जो वाटर है, जल का निकासी का बढ़िया व्यवस्था करी जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का है, भारत में हिमालयी क्षेत्रों में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग कर सकता है। सही बात है। ग्लोब्स का सीमा पर प्रभाव हो सकता है। पड़ोसी देशों के साथ ग्लोब्स जोखिम में कमी और प्रबंधन के लिए जानकारी, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि दो देश मिलकर किसी परियोजना को अंजाम दे सकते हैं और अगर एक ही देश के भारत अगर अकेले ना करना चाहे तो नेपाल भी इसमें सहयोग कर सकता है, या नेपाल के कुछ जिले अगर इसकी चपेट में आते हैं तो ऐसा कर सकता है। या अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश में पहली बात तो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ ऐसा होता नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में दो देश भी कर सकते हैं। जाति आधारित भेदभाव संबंधी चिंताएं, कुछ हाल ही में जो पाटन का जिला कलेक्टर का हालिया निर्देश ऐसा आया है कि कानोसन जो गांव हैं, इन सब से हमें न्यूज़ से नहीं मतलब है, हमें इस चीज़ से मतलब है कि जो जाति आधारित भेदभाव संबंधी चिंताएं हैं वे आज भी देखने को मिल रही हैं। समाज में आज भी व्यापक तौर पे अपनी जगह बनाए हुई हैं। लोग आज भी उनको महत्व दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। लोग आज भी उसी तरह से, तो देखो यहाँ पर एक राशन कार्ड की दुकान थी, जो सरकारी राशन कार्ड की दुकान, तो वहाँ का जो राशन कार्ड थे किसी दूसरे गांव में ट्रांसफ़र करने के लिए बताया, ऑर्डर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि महत्वपूर्ण नैतिक संवैधानिक प्रश्न उठता है। ऐसा होता है कि जैसे एक व्यक्ति का कार्ड एफपीएस की दुकान पे वो था, पहले से चल रहा था, और उसने जो वहाँ का यहाँ पे दुकानदार होता है, उस दुकानदार को घूस देकर या कुछ भी देकर यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसा कई जगह देखने को मिलता है। जो गरीब होता है उसको जो पीडीएस सिस्टम होता है वो अवेलेबल नहीं हो पाता। ऐसा पीडीएस सिस्टम अवेलेबल ऐसे भी नहीं हो पाता, कुछ लोग इसके प्रति थोड़ा सा उतना सक्रिय नहीं रहते हैं, तो नहीं उठाते हैं, तो वो जो लाभ होता है ना उसको दुकानदार को मिलता है। तो इसमें कुछ ऐसा ही मामला चल पड़ा है यहाँ पर। उचित मूल्य की दुकानों प्राथमिक उद्देश्य को जनता को आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी और अन्य बुनियादी रियायती उचित मूल्य वितरित करना। जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, राशन
पीडीएस दुकानें हैं, तो जो मिलता है, ये आप लोग तो जानते होंगे, इसके विषय में जानकारी तो होगी ही। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इसके लिए लागू करी गई थी, एफपीएस के लिए, ईपीओएस। ठीक है। तो नैतिक मुद्दों में ऐसे मतलब जो भेदभावकारी कुछ ऐसे आते हैं, जैसे कि जो मुद्दे ऐसे होते हैं कि सामाजिक असमानता भी उत्पन्न करते हैं, किसी का राशन कार्ड काट के दूसरे का राशन कार्ड बना देना, ये सब सामाजिक भेदभाव है। कर्तव्य की उपेक्षा, मतलब अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, जिन लोगों का कल्याण होना चाहिए उसका हो नहीं रहा है, जो अमीर व्यक्ति है उसी को और राशन दिया जा रहा है लगातार, क्योंकि उससे संबंध उसका अच्छा है दुकानदार से, और जिसका संबंध अच्छा होगा वही मतलब ऐसा भ्रष्टाचार की तरह से कई सारे कार्य करते हैं। कानूनी ढांचे का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भोजन का अधिकार अभियान के संयोजक SC/ST अधिनियम, खाद्य सुरक्षा संबंधी जैसे कानूनी ढांचे को लागू का आह्वान कर, ऐसे ये सब नियम हमें तो लगता है कि बहुत ही कम मात्रा में, मतलब उतने सक्रिय मात्रा में नहीं है जितने लागू होना चाहिए। विधि के शासन को कायम रखने की, संविधान का सम्मान करने, नैतिक सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। हाशिए पर रहने वाले समुदायों का सशक्तिकरण होना चाहिए। इसके विषय में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो स्टार्ट करी गई थी, उसका प्रमुखता से लागू किया जाना चाहिए बेहतरीन तरीके से। घटना के अन्य परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन मतलब ऐसे हो जाता है कभी-कभी। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 17 में मौलिक अधिकारों के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही गई, और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग 1989 का नियम संशोधन अधिनियम 2015 में इसको संशोधित भी किया जा चुका है, SC/ST अधिनियम को। जो भी इस समुदाय के अंतर्गत आने वाले हैं, मतलब जो व्यक्ति हैं, अगर ऐसा किसी मतलब अस्पृश्यता जैसा कोई व्यवहार करता है तो उसको दंडित करने का इसमें प्रावधान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एफपीएस के लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को कायम रखता है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों को वितरण नियंत्रण की वकालत करता है। राशन की दुकानों को दूसरे एफपीएस में स्थानांतरित करना इस कानून की भावना का उल्लंघन है। अगर ऐसा होता भी है तो उसको दंड का प्रावधान भी है। निवारक कदम है जागरूकता स्थापित करना। जाति कलंक भेदभाव के मिथकों को तोड़ने के लिए मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन मॉडल को अपनाया जा सकता है, जहां तक गणमान्य लोग पका हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। जाति आधारित भेदभाव के सामाजिक बहिष्कार को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी गलत गतिविधियों को नौकरशाहों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों से जोड़ना, ताकि भविष्य में एक निवारक के रूप में कार्य करें। लाइसेंस निरस्त्रीकरण, मतलब लाइसेंस उनका निरस्त कर देना चाहिए कि दलित एफपीएस डीलरों का लाइसेंस रद्द होने से आर्थिक प्रभाव और आजीविका को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वतः संज्ञान लेना, भोजन का अधिकार अभियान उच्च न्यायालय अथवा सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से भेदभावपूर्ण राशन कार्ड हस्तांतरण पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करता है। कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ आवश्यक हैं। लोकतांत्रिक सशक्तिकरण, समावेशिता, उचित मूल्य की दुकानों भूमिका। हाँ, इसमें उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उनकी भूमिका हो सकती है। यहाँ से अगर सख्ती की जाए तो अच्छे से मतलब हो सकता है। जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार, निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार द्वारा दुकान मालिकों को गंभीर हानि पहुंची है, जो न्याय एवं जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। सामाजिक समानता और न्याय समावेशिता के मूल्यों को कायम रखना न केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि लोकतांत्रिक और विविध समाज के लिए नैतिक अनिवार्यता भी है। यह घटना भारत में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में आ रही है। मतलब ऐसा होता चला आ रहा है। आधुनिक यूपीएससी सवाल मेंस का है। आधुनिक समय में नैतिक मूल्यों का संकट अच्छे जीवन की संकीर्ण धारणा से उत्पन्न होता है। चर्चा कीजिए। 2017 का सवाल है। लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं को हल करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। नैतिक दुविधाएं जब हम एथिक्स में पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी मतलब कई प्रकार की नैतिक दुविधा और अन्य दुविधाएं जो होती हैं कि
व्यक्तिगत दुविधाएँ और नैतिक दुविधाएँ, अलग-अलग दुविधाएँ पढ़ाई जाती हैं। तो ऐसी जो नैतिक दुविधाएँ हैं, उनको हल करने की प्रक्रिया की व्याख्या करना है यहाँ पर। जो ऐसी जो नैतिक दुविधाएँ हैं, जो नौकरशाहों के द्वारा या अन्य जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा ऐसी जो दुविधाएँ हैं, इनका समाधान और आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका कैसे होनी चाहिए, इनको इनको सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को कहीं पर ऐसी समस्याएँ या नैतिकता से लोग जहाँ पर मतलब ऐसी मतलब असुविधाओं से ग्रसित हैं, जिनको सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं उस तरह की, तो ये सभी पक्ष हमें नैतिकता के अंतर्गत लाने चाहिए। आज का जो करंट अफ़ेयर था इतना ही था और मैं लगातार कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये जो वीडियो है 7 बजे शाम तक मतलब डेली का डेली अपडेट मिलता रहे और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और हमें आगे बढ़ाते रहें और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।